तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वी विल डील विथ द 3 मेजर स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, और वो है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और एक है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की बात लेते हैं। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो सीड है उसका वेराइटी को हम किस तरह से इंप्रूव करेंगे ताकि हमको प्रोडक्शन ज्यादा मिले। तो उसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग ऑफ डिसिमिलर, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो क्रॉसिंग के कारण जो है वो हमें अच्छा ब्रीड भी मिल सकता है। तो जो तरीका है हाइब्रिडाइजेशन का, जो टाइप्स हैं, वो है पहला इंटर वेराइटल। इसमें 2 अलग अलग वेराइटी को हाइब्रिडाइज किया जाता है। उसके बाद है इंटर स्पेसिफिक, 2 अलग अलग स्पीशीज, प्लांट के 2 अलग स्पीशीज को हाइब्रिडाइज किया जाता है। और उसके बाद है इंटर जेनेरिक, इसमें 2 अलग जेनस के प्लांट को हाइब्रिडाइज करके और नया इंप्रूव वेराइटी लाया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट का वो है जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप्स। ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड है। ये हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह से फार्मर लेवल तक हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप जो है वो फार्मर लेवल पे नहीं होता। इसमें इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट की जरूरत पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं कि साइंटिस्ट अच्छे जीन्स का खोज करते हैं प्लांट में, और उस जीन्स को निकाल के दे इंट्रोड्यूस इन सम न्यू प्लांट्स, और उस तरह से क्रॉप का वेराइटी को इंप्रूव किया जाता है। तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट जो है वो किन किन फैक्टर्स के लिए किया जाता है, मतलब कि क्रॉप्स में कौन से फैक्टर ऐड हों कि वो क्रॉप का वेराइटी इंप्रूव मिले। तो जो फैक्टर्स है जिसके कारण हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं, वो सबसे पहला है हाई यील्ड। कोई भी इंप्रूव्ड क्रॉप जो है उसका यील्ड जो है वो पहले वाले से ज्यादा हायर होना चाहिए। दूसरा है इंप्रूव्ड क्वालिटी, जो दाना का साइज है, जो क्रॉप का साइज है, जो वो इंप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब होता है, बायोटिक रेजिस्टेंट मतलब होता है कि पेस्ट और इंसेक्ट्स और डिजीजेस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो। एबायोटिक रेजिस्टेंट जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट, और ज्यादा एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी हो गया तो वो रेजिस्ट कर ले। तो वैसे क्रॉप्स जो होते हैं वो उनका भी फैक्टर्स, वो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के फैक्टर्स में वो आता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अगर कोई फसल 5 महीने में तैयार हो रहा है तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करके अगर उसको 4 महीने में हम वो क्रॉप प्रोडक्शन दे दें, मैच्योरेशन दे दें, तो मेरे पास 1 महीना का टाइम बचेगा ताकि हम दूसरा क्रॉप प्रोड्यूस कर सकें। तो वो आ जाता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन में। नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी जो है उसको कहते हैं जैसे कि हम कोई इंप्रूव्ड वैरायटी जो है वो हम यहां भी उगा सकते हैं, कोई और स्टेट में भी उसको जाकर उगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से समझो कि जैसे फॉडर है, फॉडर में हमें क्या चाहिए, हमें बड़े बड़े पत्ते, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, खूब ब्रांचेस हो, खूब घना पौधा हो, तो उससे फॉडर हमको ज्यादा मिलेगा। तो ये फॉडर के लिए एक एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है डिजायरेबल। मान लो धान है, तो धान का पौधा थोड़ा छोटा हो लेकिन उसमें धान का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा हो। तो दीज आर ऑल डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जाता है वो ये सब है। तो फर्स्ट स्टेप जो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दैट इज डन। नाउ द सेकंड मेजर स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर में ये आता है कि सोइंग से लेके जब तक प्लांट पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता, हार्वेस्ट नहीं हो जाता, हार्वेस्ट के बाद भी जो है उनका रख रखाव जो होता है वो पूरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। हर जगह बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं किया जाता है। तो जहां पे कोई कॉस्ट नहीं लगता है
क्रॉप प्रोडक्शन में उसको नो कॉस्ट प्रोडक्शन कहा जाता है। छोटे छोटे किसान जो है वो नो कॉस्ट प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, इसमें कुछ पैसा खर्च होता है, कुछ टूल्स भी यूज किए जाते हैं लेकिन कम महंगे। और उसके बाद है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में बड़े बड़े फील्ड होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज किए जाते हैं और बहुत हाई अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये वो आता है, वो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर में ये सब आता है। अब देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कितने सारे स्टेप्स हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो हम लोगों को प्लांट को न्यूट्रिएंट देना पड़ता है। तो वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लांट के खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम लोगों को फूड चाहिए, प्लांट को भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए फूड चाहिए। तो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलता कहां से? प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो एयर से मिलता है, वाटर से मिलता है और सॉइल से मिलता है। एयर से क्या क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन। सॉइल से हाइड्रोजन। बाकी 13 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से कुछ को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और कुछ को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम अमाउंट में प्लांट को चाहिए और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनमें से जैसे कि नाइट्रोजन चाहिए ज्यादा, फास्फोरस, सल्फर, ये सब ज्यादा चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है वो प्लांट को Fe, आयरन, मैंगनीज, ये सब जो कि कम अमाउंट में चाहिए, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर में आता है। अब जो चीज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर में आता है वो है सबसे पहला मैन्योर। वी ऑल नो दैट मैन्योर ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। और दूसरा है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैन्योर को। मैन्योर क्या है? मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। और फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक मैटर हैं जिसको हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो मैन्योर किस तरह से बनाया जाता है उसके 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला और जो सबसे इजी है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं कि जितना भी लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल है घर का, या वेजिटेबल पील या फ्रूट पील है, घर के पीछे में एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं और उसमें डंप कर देते हैं वो वेस्ट मटेरियल को। वो कुछ दिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज करके और एक ब्लैक टाइप का सब्सटेंस बनाया जाता है जो काफी फर्टाइल होता है, उसको कहते हैं कंपोस्टिंग। अगर उसी में हम अर्थवर्म डाल दें तो वो कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग और वो थोड़ा सा जल्दी बनता है। तो नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट जो है वो है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहां पे जो काउडंग होता है या जानवरों का जो लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल होता है और एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, उनको बड़े बड़े गड्ढे में डंप कर दिया जाता है और वो फार्म यार्ड मैन्योर बनाता है। और लास्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मैन्योर है उसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में कुछ प्लांट उगाए जाते हैं और उसको थोड़ा सा ग्रो करने दिया जाता है और उसके बाद उसमें हल जोत दिया जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है कि जो प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट जो हम उगाए थे और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किए,
तो उनके रूट्स में जो है वो नोड्यूल्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वो नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो हम क्रॉप उगाएंगे उसको नाइट्रोजन रिच सॉइल मिलता है, तो उसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर। तो मैन्योर जो है वो बहुत अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए, सॉइल के लिए। हालांकि ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो फर्टिलाइजर से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मामले में फर्टिलाइजर से ज्यादा बेटर माना जाता है मैन्योर को। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स वी ऑल नो दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सब सप्लाई करते हैं प्लांट को लार्ज अमाउंट में, और प्लांट जो ग्रोथ देता है वो काफी अच्छा देता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स चूंकि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, उनका ओवर यूज जो है वो सॉइल का सैलिनिटी बढ़ाता है, और सॉइल का सैलिनिटी बढ़ने से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरने लगते हैं, और सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको वो डिक्रीज करते हैं। Therefore, fertilizer decrease the fertility when overused. तो इस तरह से अगर हम देखें मैन्योर और फर्टिलाइजर को कंपेयर करें तो कुछ फायदे भी हैं फर्टिलाइजर्स के, लेकिन कुछ ओवरयूज के कारण घाटा भी है। तो अगर हम एनवायरनमेंट को हम नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ताकि सालों साल हम क्रॉप प्रोडक्शन करें लेकिन सॉइल को नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस, सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग इन विच देयर इज वेरी लेस और नो यूज ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। मतलब केमिकल का हम लोग कुछ भी यूज नहीं करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी प्रोडक्ट होता है वो काफी हार्मलेस होता है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ फार्मिंग, और इससे फायदा जो है वो ये है कि एनवायरनमेंट को हमारा नुकसान नहीं पहुंच रहा। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं जितने भी, जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर ये हम लोग देखे थे, अब नेक्स्ट जो है वो इरिगेशन आएगा, उसके बाद और भी कुछ स्टेप्स हैं, वो वी विल डील इट इन नेक्स्ट वीडियो।